नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा होगी चुनावी डगर 27 की सत्ता पर नजर। जी हां, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा सियासी तैयारियां अभी से तेज हो चली हैं। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए संगठन से लेकर बूथ तक रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों और जन सरोकारों के मुद्दों के सहारे सत्ता में वापसी की जमीन तैयार कर रही। देहरादून से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में सवाल है कि 2027 में उत्तराखंड की जनता किसके साथ जाएगी। बीजेपी की विकास और उपलब्धियों की राजनीति कायम रहेगी या कांग्रेस के बदलाव और जन आंदोलन के मुद्दे प्रभावी होंगे। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी रणभेरी भले अभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं बदली, लेकिन दोनों प्रमुख दल मिशन 2027 के मोड में आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में संगठन को मजबूत करने, चुनावी चुनौतियों और आगामी कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, सांसद, पूर्व सांसद और पार्टी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर सत्ता की हैट्रिक लगाना है। भारतीय जनता पार्टी की कल की जो कोर कमेटी की बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और ये स्वाभाविक जो एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारी हर 2 महीने में ये कोर कमेटी की बैठक होती है प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र के इसमें केंद्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी इस बैठक को लेने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तमाम सभी नेता वहां पर मौजूद होते हैं जो कोर कमेटी के हिस्सा है। अब वहां पर ये तय किया गया है कि आने वाले चुनाव में हमें किस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे हमें कैसे पार पानी है, संगठन के लिहाज से हमें किस तरीके से काम करने हैं। हमें यहाँ मंडल अध्यक्षों के साथ जो है प्रवास करना है, बैठक करनी है। अभी हमारा जो कार्यक्रम है वो मंडल अध्यक्षों के साथ चलेगा, जिला अध्यक्षों के साथ चलेगा। तमाम विधानसभाओं में हमारे जितने भी कोर कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो प्रवास करने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और सरकार की कथित नाकामियों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े जन कार्यक्रम और जन आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। हमारे प्रदेश के तमाम नेता इसके खिलाफ लगातार 10 वर्षों से आवाज उठा रहे हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे विधायक सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता आकर के हमको मार्गदर्शन करते हैं। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी लगातार पार्टी के तमाम नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, आम कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है और सबको लामबंद करके कैसे 2027 में कांग्रेस पार्टी जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए बीजेपी को हराए, इसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। यानी उत्तराखंड में मुकाबला सिर्फ 2 दलों का नहीं बल्कि 2 अलग अलग चुनावी नैरेटिव का है। बीजेपी विकास योजनाओं को और मजबूत संगठन को अपनी ताकत बता रही है, तो कांग्रेस बदलाव, बेरोजगारी, महंगाई और जन सरोकार को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। सवाल अब यही है कि क्या पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस के जन आंदोलन और बदलाव का नारा बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा। चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड में सियासी जंग शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर चुनाव अभी दूर है, लेकिन रणनीति को लेकर अभी से दिल्ली से नेताओं की आवाजाही और उत्तराखंड से दिल्ली की ओर नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभा बद्दुनी हमारे साथ हैं बीजेपी से, नितिन जैन कांग्रेस से, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रभा जी, आप इसे शुरू करेंगे। दिल्ली में जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, जाहिर तौर पर सभी की इस पर नजर थी और कहीं ना कहीं अब एक चीज जो साफ दिखने लगी है आपकी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों में कि राज्य सरकार आपकी जो 10 साल से उत्तराखंड में काबिज है वो कहीं ना कहीं अपनी सफलताओं को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति पर काम कर रही है बूथ स्तर तक। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी उन चुनौतियों को लेकर भी आगाह है जो विपक्ष आपके सामने खड़ी कर रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब से हमारी सरकार राज्य में है, हमने निरंतर ऐसी योजनाएं राज्य में लाए हैं जो जन कल्याण की योजनाएं हैं और शायद इससे पहले राज्य में उस प्रकार की योजनाएं नहीं थी। अगर हम चाहे मातृशक्ति की बात करें
उनको हमने ये 33% 37 आरक्षण की हम लोग बात करें। प्लीज चेक कीजिए, कुछ ऑडियो इशू हो रहा है। जी प्रभा जी, आप कंटिन्यू कीजिए। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने उनको सहायता प्रदान करी हो। एकल महिला रोजगार योजनाएं हमारी तरफ से लाई गई हैं और युवाओं के लिए भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो जिसके माध्यम से हमने उनको वापस हम ये कहेंगे कि जो पलायन का मुद्दा विपक्ष मैं सुन रही थी कह रहे हैं हम उठाएंगे, तो देखिए हमारी सरकार वो है जिन्होंने इस प्रकार की तमाम योजनाओं को हम लेकर आए हैं कि वो आए अपने उत्तराखंड में और यहाँ पर अपने रोजगार सृजित करें। और देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ऐतिहासिक निर्णय लेने की बात हुई हो तो वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही हो पाया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकारों में तो कभी इतनी हिम्मत भी नहीं वो दिखा पाएंगे जो निर्णय हम ले चुके हैं। तो अभिषेक जी देखिए, अगर हम अपनी सरकार के बारे में मैं कहना चाहूं तो ऐसी तमाम चीजें हमारे पास हैं जनता के बीच जब हम जाएंगे कि हमने किस प्रकार जो उत्तराखंड का विकास है वो चहुमुखी विकास हमने किया है, चाहे वो आप कनेक्टिविटी की बात कर ले। प्रभा जी निश्चित रूप से क्योंकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो इन मुद्दों को तो आप बढ़ाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आप इनकार नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दे और इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे युवाओं के पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का, पेपर लीक का, या फिर जो मुद्दा आ रहा है चंदा चोरी का। तमाम जो मुद्दे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा जनता के बीच में पैठ बनाए बैठे हैं। क्या इन चुनौतियों से आप इनकार करते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है कि सवाल पूछेगी जनता आपसे कि आपकी सरकार केंद्र में भी और राज्य में? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र की तमाम योजनाओं को भी राज्य सरकार भुनाने की कोशिश करती है, तो जाहिर तौर पर इन मुद्दों को लेकर भी जनता आपसे सवाल पूछेगी। अभिषेक जी देखिए, कांग्रेस तो इस प्रकार की मैं कहूंगी पार्टी है जो खुद ही मैं ये कहूंगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मैं अपनी सरकार के बारे में कहूं तो देखिए जितने भी मुद्दे आपने गिनाए हैं, चाहे वो पेपर से संबंधित हो, चंदा चोरी की, तो देखिए हमारी ही वो सरकार है जिसमें इस प्रकार की जो चीजें थी है हमने निष्पक्ष तौर पर मैं जांच करवाई है। अगर पेपर लीक का सबसे ज्यादा सख्त नकल विरोधी कानून भी हमारी सरकार ने ही बनाया है। और जो पेपर लीक की ये बात करते हैं वो एक घटना थी, उसमें केवल कुछ प्रश्न पत्र आ रहे थे, लेकिन अगर उसकी भी सीबीआई जांच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही करवा रहे हैं तो देखिए हमारी वो सरकार है। अगर वहां पर कोई घोटाला या कहीं पर किसी भी प्रकार का मैं कहूंगी कि अनियमितताएं पाई जाती है तो हम उनको छुपाने का काम नहीं करते हैं जिस प्रकार की कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। हमारी सरकार समाधान ढूंढती है, उसका निराकरण करती है में दोबारा उस प्रकार की घटनाएं ना हो उनके लिए वृहद स्तर पर काम करती है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए घटनाएं तो होती हैं जब भी चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन उन घटनाओं से हमने किस प्रकार पार पाया, हमने उनको दबाने का काम किया या हमने उन जो घटनाएं थी उनको उनसे ठीक करने का काम किया और भविष्य में हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त हो, हम उस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। हम जांच समिति बनाते हैं, कमेटियां हम लोग बनाते हैं। बताएगा नितिन जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लगातार क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी भी आए थे, भरोसा करेगी। जी प्रभा जी आऊंगा आपके पास। नितिन जैन जी, लगातार इससे पहले राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं 8 अगस्त को, लगातार उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो और पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक बात स्पष्ट है कि सरकार की नाकामियों को कहीं ना कहीं आप इस चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन पिछली बार से बेहतर नतीजे आएंगे इसकी क्या गारंटी? अगर पेपर लीक के मुद्दों को हटा भी दिया जाए, बेरोजगारी का मुद्दा और पलायन का मुद्दा तो हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा उत्तराखंड में, पिछली बार से बेहतर नतीजे होंगे इस बार की, क्या जो कॉन्फिडेंस का कारण क्या है कांग्रेस का? देखिए अभिषेक जी, चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो कि आजादी के बाद सत्ता में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पार्टी है, तो इस वजह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राज्य के लोगों को उनके साथ हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हो रही हैं उनके प्रति उनको जागरूक करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के भविष्य के लिए काम किया और यही वजह है कि आज 65 साल का राज करने के बाद जहां आज हम खड़े हैं ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं ना 10 साल में कि हम यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ कनेक्टिविटी हो गई, तो 10 साल में एक रोड भी नहीं बनती, एक पुल भी नहीं बनता सही तरीके से। ये जो कांग्रेस ने किया था
ये उसकी कमाई का ढोल पीटते हैं। और हमेशा ऐसा बाद में कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, आज उत्तराखंड में जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी क्यों डेवलप हुई? सारे डिपार्टमेंट्स घोटाले की जद में है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पेपर लीक के माध्यम से युवाओं के भविष्य पे इन्होंने खिलवाड़ किया, उस पे ये लिपापोती करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट आज उत्तराखंड में है, कोई भी ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। इनका कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार की जद में ना हो। सबके खिलाफ अगर आज कार्रवाई की जाए तो आप समझ सकते हैं परिणाम क्या आ सकता है। तीसरी बात है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो 10 साल से धामी जी की जब से सरकार आई है, जब से उत्तराखंड में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज तक इनकी 10 साल की सरकार में इन्होंने महिला अत्याचार की जो हद पार की, और अंकिता भंडारी जैसी एक छोटी सी लड़की के साथ जो इनके पदाधिकारियों ने किया उसकी जांच, उसका कोई रिजल्ट ये आज तक नहीं दे पाए। तो ये सब चीजें लेके कांग्रेस जब जाती है तो आज उत्तराखंड का युवा कांग्रेस के साथ खड़ा है, देश का युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है। नहीं तो नितिन जी, अब क्या गोल चेंज हो रहा है? कल तक हम देखते थे दूसरे मुद्दे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि युवाओं की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान अब राजनीतिक दलों का देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का। युवा समझ रहा है कि देश को चलाने के लिए लोक प्रशासन की समझ चाहिए, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। या फिर नितिन जी, देश का युवा समझ रहा है कि देश की राजनीति में उनकी बात ही नहीं होती है। वर्तमान में लोक प्रशासन की समझ की कहीं भी कोई पहचान दिखाई नहीं दे रही है। 56 इंच के सीने का जोर पीटते हैं कि हमारे लोगों ने ये किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, योगी जी ने ये किया, धामी जी ने ये किया। ये सब बेकार की बातें हैं। ग्राउंड पे अगर आप आइए तो हमेशा अत्याचार मिलेगा आपको जनता के साथ। अगर इतना ही सक्षम इनका प्रशासनिक सिस्टम है तो मुझे बताइए क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, क्यों युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है? कोई भी चीज होती है पोती कर देते हैं और कांग्रेस पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। भाई पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? चलिए, वो आपके 60 साल मानने को तैयार नहीं, आप उनके 12 साल मानने को तैयार नहीं होकर, खैर वापस लौटेंगे इस पे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है और हम आज टेलीविजन पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे आज हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता हैं और तमाम संगठन के जो प्रमुख हैं वो अब युवाओं से चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब तो जो सीनियर नेता हैं वो भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो जमीनी युवा कार्यकर्ता हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो जाके यूथ से बात करें। अचानक से यूथ जो है कहीं ना कहीं फ्रंट पर आते हुए नजर आ रहा है। किस तरह से देखें, उत्तराखंड की राजनीति में भी कहीं ना कहीं अब एक नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब सक्रिय हो चुके हैं जमीनी स्तर पर। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण गोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले चुनाव के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? अभिषेक, देखिए, हमेशा से हिंदुस्तान में जो 35 साल से नीचे है, 35 साल से कम है, वो ताकत बढ़ी रही है। वो जो युवा रहा है 35 साल तक का, 18 से 35 के बीच का, और जैसी जैसी कई जगह से छन के चीजें आ रही हैं कि पूरे देश में लगभग 20% युवा है 35 साल से कम का जो है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है चुनावी दृष्टि से। और पिछले दिनों जो दिल्ली में आंदोलन हुआ और जिस तरह वो आंदोलन को खत्म किया गया, वो देखिए, वो पूरे देश में एक लहर सी चली है जन जी की। और उसने कई राज्यों में, आज पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कई जगह युवा आंदोलन कर रहे हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए या शिक्षा में सुधार के लिए। तो ये चीजें चल रही है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में। लेकिन क्योंकि दिल्ली में वो आयोजन, वो आंदोलन हुआ और दिल्ली इस देश की राजधानी है, इसलिए तमाम जगह से उसने ज्यादा ध्यान खींचा लोगों का। तो उसके बाद से देखिए, उसके बाद से ये समझ में आने लगा सबको, राजनीतिक पार्टियों को, कि बिना युवाओं को साथ लिए भविष्य में उनकी नैया पार नहीं हो सकती। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी तो जगह जगह उन्होंने कोटा से शुरू किया, उत्तराखंड शुरू किया, छात्रों की गूंज, वो प्रोग्राम चलाया और अब वो इलाहाबाद जाने की तैयारी में। उसी तरह उत्तराखंड में, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, 50 से नीचे का मुख्यमंत्री है, तो ये माना जाता है कि उत्तराखंड में यूथ मुख्यमंत्री के साथ सीधे सीधे कनेक्ट करेगा। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी का प्रोग्राम संपन्न कराया, वो खतरे की घंटी है, खासकर भाजपा के लिए। क्योंकि 9.5 साल के बाद किसी भी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी चलती है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती ये है, जैसे उन्होंने और राज्यों में किया,
कि उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में किस तरह तब्दील किया जाए, वो महत्वपूर्ण है। पर अरुण और जी, आने वाले दिनों जी में हमें वो दिखेगा। जी, पर अरुण जी, धर्म और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तराखंड में रहा है जिसे भुनाने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों ने की है, और ये एक प्रो फैक्टर है बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है उत्तराखंड में। क्या इसको पार पा पाएगी कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है। शायद यही भी कारण है कि इसलिए चाहे केदारनाथ का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा हो, इसे जोर शोर से उठाया जा रहा है युवाओं के मुद्दों के तरह। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो अभी तक 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष हुए, और कांग्रेस अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाई। जी, गणेश गोदियाल अब अभी भी उसी कार्यकारिणी से काम चला रहे हैं जो उनके पहले कार्यकाल में घोषित हुई थी, और उसके बाद 3 साल करण मेहरा ने उसी कार्यकारिणी से काम चलाया, और अब गणेश गोदियाल दोबारा उसी कार्यकारिणी से काम चला रहे हैं। नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप चुनावी दृष्टि से देखें तो बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच जाती है बूथ में के अंदर। बूथ में जितनी वोटर लिस्ट होती है उसके हर पन्ने का एक इंचार्ज होता है। तो ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी सीधे सीधे धर्म से जुड़ी हुई पार्टी है, और धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो हम चाहे बद्रीनाथ चंदा चोरी का मामला देखें या राम मंदिर का मामला देखें, निश्चित तौर पर उसकी जो छवि है उसको ठेस पहुंची है। जी अभिषेक जी। प्रभा बिंदुनी जी, मैं इसी पे आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, जरूर दोहराना चाहूंगा। 2014 में पार्टी आई, केंद्र में आपकी पार्टी आई, उसके बाद से अब उसको 12 साल हो चले हैं। यानी कि जो नौजवान 20 साल का था वो आज 32 साल का हो चुका है। जो सपने देख रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अब वो नौकरी तलाश रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरे या फिर नहीं उतर पाए, या जो सपने आपने दिखाए आप उसे कितना पूरा कर पाए। इसका जवाब कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को देना होगा उस 20 साल के नौजवान को जिसने आपको वोट दिया और जो आज 32 साल का हो चुका है 12 साल बाद। अभिषेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब से हमारी सरकार केंद्र में है, देखिए जहां तक रोजगार की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का यही सपना रहा है कि सबको रोजगार मिले, कोई भी हाथ ऐसा ना हो। और खासकर उन्होंने ही ये नारा दिया था कि भारत सबसे युवा देश है। तो देखिए, जो स्टार्टअप जैसी योजनाएं लेकर आए, तो हमारी सरकार जब स्टार्टअप लेकर आई तो उसके माध्यम से ही आज लाखों जो हमारे युवा है, उन्होंने कहा था कि जॉब क्रिएटर्स बनिए, आपको भारत में जॉब देने वाला बनना चाहिए। तो उसी के हमने देखा है कि आज हमारे कितने युवा हैं जो पहले ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतना बड़ा बिजनेसमैन वो आज बने हुए हैं, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो एक जॉब वाले परिवार से वो निकले हैं। देखिए, जॉब में हमें पता है कि सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को अच्छा लोन दिया, उनको सुविधाएं दी, तो आज वो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर के हमारे युवा, देखिए केवल वो भारत में नहीं, अभी हमने देखा था AI समिट दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो किस प्रकार सारे वहां पे हमारे नए युवा आए थे, उन्होंने अलग अलग चीजें वहां पर की थी। और जब ग्लोबल समिट हुआ था तो देश से जब वहां पर सभी युवा आए थे, कितना बड़ा वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन उसको खराब करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। तो क्या हम लोग उसको भूल जाएंगे? क्या वोट करते हुए, चाहे वो राज्य के नागरिक हो चाहे वो देश के नागरिक हो, तो वो भूल जाएंगे तो उस ग्लोबल समिट में शर्टलेस होकर जो कांग्रेस का युवा पहुंचा था, तो क्या वो देश का युवा नहीं है? तो उनको भटकाने का काम कौन कर रहा है? तो मुझे लगता है जब देश की बारी होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तो विचार ही यही है, राष्ट्र प्रथम। तो जब हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो तो क्या हम उस चीज को याद नहीं रखेंगे? और जहां तक रही ये आज चंदा चोरी की बातें कर रहे हैं, उसमें भी धर्म का अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार संसद के बाहर हमने देखा कि ये लोग एक दान पेटी लेके बैठ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, उसमें भी भगवा चोला पहन के हमारे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। तो क्या हम वो मुद्दा नहीं बनेगा? फिर ये कहते हैं कि EVM हैक हो गई है। तभी अभी ये जिस प्रकार से लोगों की समय थोड़ा सीमित है, जवाब ले लेते हैं। मैं इससे ये पूछूंगी कि राम मंदिर किसने बनाया? क्या 500 सालों तक भगवान राम को टेंट में इन लोगों ने रखा और 1 रुपया इन लोगों ने दान नहीं दिया? आज दान चोरी की बातें इनको याद आ गई है। ठीक है, जल्दी से इस पे जवाब चाहूंगा। नितिन जैन जी, इस बात पे भी कि आप तमाम मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उत्तराखंड में एक धर्म से जुड़े हुए तमाम जो अलग अलग पहलू हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस अनकंफर्टेबल दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए अभिषेक जी, बात सीधी सी बात ये है कि मैं प्रभा जी की बात सुन रहा था
जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे पहली बार चुनाव जीत के, तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा उनका था। 15 लाख लोगों को बताना था कि 15 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और तीसरा जो AI समिट की बात करते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से फर्जी रोबोट बनवा के उन्होंने जो पूरे देश की, पूरी कंट्री की जो फजीयत कराई है पूरे मुल्क की, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब लोगों ने देखा। और कैसे देखा। और दूसरी बात चंदा चोरी की बात है, तो इन्होंने तो कभी छोड़ा ही नहीं। ये कहते हैं राम मंदिर हमने बनवाया, वो तो इन्होंने अपनी इनकम जनरेट करने का साधन बना लिया। सबसे पहले तो वहां पे जो गेट खुलवाया था वो राजीव गांधी जी ने खुलवाया इनकम था। जनरेट करने के लिए जो आज आपने राम मंदिर देखा है, नहीं आपने आप ये बद्रीनाथ में देखिए, आप बात बद्रीनाथ में करिए ना, चंदा खा आप दिया। ये बोलिए हमने नहीं आपके बनाया, विधायक आपने जो नहीं है बनाया, मैडम, हमने बनाया। आपके विधायक जो है वो खर्चा लेते हैं, केदारनाथ समिति की रिपोर्ट है, कोई उसमें खर्चा साफ है नहीं कि लेता आपके है, वो ये विधायक भी जो तो जाते बोलते हैं हैं उनके हमने ऊपर नहीं जो लिया। खर्चा होता है वो उन्होंने मंदिर कहा समिति कि के आप चंदे के देख पैसे से लीजिए, खर्चा होता उन्होंने है। लिख कर दिया है, ये बहुत शर्म विधायकों की ने बात लिख कर है। दिया है कि हम अपने नहीं, खर्चे नहीं, पर वहां पर जाते हैं। ये भी आरोप एक ये बात है, बेबुनियाद आरोप ये है, भी एक बात और है। इन मुद्दों में कोई ध्यान नहीं है। इन प्रभा मुद्दों जी, पे ये आप भी एक चुनाव नहीं महत्वपूर्ण जीत बात है कि पाएंगे। जिस गर्मजोशी के साथ आप राम मंदिर बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये जो घटना हुई है राम मंदिर के अंदर, उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने बस उन्हें गिरफ्तार करा दिया और इनको ऊपर कार्रवाई कर दी। नहीं अभिषेक जी, जितने भी वहां पर जिम्मेदार लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं, और जो जांच आगे चल रही है, और जो चलिए, ठीक वहां है। पर सरकार है, सबको उस पर ठीक है। विश्वास है, और ड्रामा चल रहा है, इसकी ड्रामा। पूरे नहीं, कोई नहीं है। कोई जांच कानून ने नहीं है। इसका चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस समय अब इजाजत ही देता। जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को लेकर जुट चुके हैं। जाहिर तौर पर ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जमीनी तौर पर आने वाले समय में हमें तमाम नेताओं के भाषणों में देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड की जनता किन मुद्दों के साथ आत्मसात होती है और किसे चुनती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नॉर्दर्न टीवी।